हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। डेमोक्रेटिक टूरिस्ट के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और झंझोड़ देने वाला प्रश्न रखने जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको, जिन लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में, हॉस्पिटल्स में आग लगने के कारण, चिकित्सा और बेड ना मिलने के कारण मृत्यु हो गई देश भर में, उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? क्या उनकी मृत्यु की जिम्मेदार है भारत सरकार, ये सारी राज्य सरकारें, एमपीज, एमएलएज, पॉलिटिशियंस, प्रशासन, डॉक्टर, या फिर आप और मैं और सारा समाज भी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सोचकर जरूर देखिएगा। जिस तीव्रता से इसने अपने पैर पसारे हैं, जरा एक बार पीछे मुड़ के नजर डालते हैं कि क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? क्या इन मृत्युओं को बचाया जा सकता था? क्या इन व्यक्तियों को बचाया जा सकता था? उनकी मौत को अवॉइड किया जा सकता था? क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेटली तय है कि यह लोग कोरोना की वजह से नहीं मरे हैं, ये कोरोना का इलाज ना मिलने की वजह से मरे हैं। तो क्या किसी प्रशासन, किसी सरकार ने सामने आकर इस चीज़ को ओन अप किया, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी ली कि वी आर सॉरी, हम आपको बेड नहीं मुहैया करा पाए, हम आपको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, हमने हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट कभी जिंदगी भर में मुड़कर नहीं किया, वहाँ आग लग गई और आईसीयू में आग लग गई और आप मर गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के परिजन चले गए वो ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे? उन्हें कैसे जवाब देंगे आप? क्योंकि मेरे कुछ जानने वालों ने, दोस्तों ने, जब उनसे बात छिड़ी तो मुझे यहाँ तक कहा कि यार इसमें सरकार क्या क्या दोष है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गवर्नमेंट जो है दिल्ली में, उनका क्या दोष है? मेरा सिर्फ सिंपल सा जवाब इतना ही था और आज भी है, जिन लोगों के परिजन चले गए हैं उन्हें जाके जवाब दे दीजिए। भारत सरकार, राज्य सरकारें सामने आए और ये जवाब दे दें। इफ़ यू थिंक यू आर सो राइट। अगर आप और मैं नज़र डाल के देखें तो 2020 में जब पहली लहर आई थी, जब भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तो भारत में बहुत थोड़े केसेस थे। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी आपको बताया है, लगभग 360-400 केसेस में तो हमने पूरे देश में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया। सारे देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सब लोगों ने आगे से बढ़कर सारे डॉक्टर्स का समर्थन किया, उसका पालन किया और हम काफ़ी हद तक उस लहर को तोड़ पाए। डेफिनेटली अग्रीड। और हमने देखा, सीखा कि पाश्चात्य देशों में जहाँ बहुत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, वो भी इस लहर से लड़ने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि अचानक इसने सबके पैर पकड़ लिए, सबको जकड़ लिया। हालांकि ये भी तय है कि भारत में जिस तरह से नेग्लिजेंस है, जिस तरह से हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाओं के ऊपर सरकारों ने कभी जीवन भर कोई प्रयास और काम नहीं किया, शायद आप और मैं सहमत होंगे। हम छोटे से छोटे बीमार भी होते हैं तो आप में से कितने प्रतिशत लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं? अमूमन मेरे हिसाब से अगर कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति है, साधारणतः 10, 20, 15 हज़ार रुपये जिसकी मासिक आय है, वो तो कभी सरकारी अस्पताल नहीं जाता। ये सिर्फ उन बहुत ही अनप्रिविलेज लोगों के लिए रह गया है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। आप और हम तो प्राइवेट जाते हैं। सारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे हॉस्पिटल, जितनी लैब्स में आपने पिछले कुछ दिनों अपने आरटीपीसीआर, सीआरपी, सीबीसी, फेरेटिन, एलडीएच, सीटी स्कैन, जितने टेस्ट कराए होंगे, एवरीथिंग इज प्राइवेट इन दिस कंट्री एंड वी पे फॉर इट। यानी कि सरकार की भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी कभी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कभी मांगी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल हमने उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, साथ निभाया, और भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने आनंद फानंद में जो कर सके थे करने का प्रयास किया। सारे समाज ने भी आगे आके कुछ ना कुछ सहायता करी। अनेक जो खेल के मैदान हैं, जो स्टेडियम्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, टेम्पररी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, जहाँ पे कोविड बेड्स लगा दिए गए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ये कोविड हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे नर्सिंग होम्स को डिक्लेयर कर दिया। गली मोहल्लों में जितने क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने इसमें आगे आके भागीदारी दी। अनेक आईटी कंपनीज हमने देखा, उन्होंने अपनी अपनी पूरी फैसिलिटीज़, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, उन्हें कोविड डिक्लेयर कर दिया। फ्रॉम टेक महिंद्रा टू इन्फोसिस टू टाटा, बिग नेम्स, बहुत बड़ी फहरिस्त है। उसके बावजूद हमने इसको झेला, लोगों की जान गई, लेकिन हम इससे लगभग, हमें ऐसा महसूस हुआ, बचने में कामयाब हो गए। और ये वह समय था जब WHO और सारे अनेक बड़े बड़े देश ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसकी दूसरी लहर भी आएगी, और ये यहीं समाप्त नहीं हो गया। इसके साथ हाँ, वैक्सीन का काम शुरू हो गया।
लेकिन अब प्रश्न ये आता है, जब सेकेंड वेव आई, बड़े बड़े देशों में हमने देखा कि वापस सेकेंड वेव ने बहुत कहर बरसाया है, बहुत त्रासदी हुई है, बहुत दिक्कत वापस हुई है, बल्कि पहली लहर से ज़्यादा भी होने की संभावना है। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, जरा गिन के मेरे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस में क्या चूक हुई या नहीं हुई। पहली लहर आ गई, ठीक है, हमने बहुत सारे तैयारी अरेंजमेंट्स कर ली, हमें पता था सेकंड लहर आएगी, डेफिनेटली आएगी, सारी दुनिया में आई है। ये नहीं भी आएगी तो भी क्या आप वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयारी करोगे या नहीं करोगे, पहला सवाल। दूसरा, पिछले साल लगभग अगर आप देखो जुलाई अगस्त के महीने से सब कुछ पूरे देश में भली भांति खुलना शुरू हो गया, आप और हम भी घरों से निकलने शुरू हो गए। बहुत लोगों की मजबूरी है, हमारे घर में हमें राशन लाना है, काम करना है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिलानी है, छोटे मोटे मध्यम वर्गीय घर है, हमें तो अपना घर पार चलाना है, निकलना था, मजबूरी में निकले बहुत लोग, घूमना फिरना भी चालू हो गया। सरकारों ने बड़े बड़े इवेंट्स कर लिए, पॉलिटिकल रैलीज में तो आप और मैं भली भांति परिचित थे। जिस तरह से पूरे देश ने, जितना टेलीविजन नेटवर्क है और खास तौर से केंद्र सरकार ने मिलकर दिल्ली में एक पर्टिकुलर जो हमारा जो मुस्लिम समुदाय है जिसको टारगेट किया, उनके इकट्ठा हो जाने पर, जो कोरोना के लॉकडाउन से पहले इकट्ठे हुए थे, और उन्हें टारगेट करके जिस तरह से उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ, क्या कुंभ मेला उससे अलग है? किसी ने प्रश्न उठाया? किसी की हिम्मत है प्रश्न उठाने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की, खुद में झांक कर इसका जवाब ढूंढने की? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलिए वापस सरकार की तरफ आते हैं। सरकार ने क्या प्रबंध किए? अगर हमने देखा विश्व भर में इटली ने बहुत अच्छे से सेकेंड लेयर को झेल लिया, बहुत सारे देशों ने क्रिसमस न्यू ईयर तक बैन लगाए। क्या जिन हॉस्पिटल्स को आपने कोविड डिक्लेयर किया था उन्हें मेंटेन किया? येस और नो, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हुए थे, क्या उन अरेंजमेंट्स को अपग्रेड किया या मेंटेन किया? दूसरा सवाल ये। अब इस दूसरे सवाल पे आपके समक्ष एक बहुत बड़ा एग्जांपल रखना चाहता हूं ना, आई एम वेरी श्योर ये सब जगह हो रहा हो, ये तो एक एग्जांपल मात्र है। पुणे का एक स्टेडियम कोविड फैसिलिटी की तरह कन्वर्ट किया गया। आपने मैंने सुने होंगे वो शब्द जंबो फैसिलिटी, ये बहुत नई शब्दावली हम सब ने सुने, लाइक ह्यूज फैसिलिटी। और पुणे के मैंने देखा आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं या फिर उनके शहर अध्यक्ष हैं, शायद, मुझे मालूम नहीं ठीक से, लेकिन उन्होंने खुद से निरीक्षण कर ये भांडा फोड़ किया और सारे मीडिया के समक्ष लाया, जबकि मीडिया का यह काम था कि वो फैसिलिटी में धूल पड़ी हुई है, अनेक बेड्स पड़े हुए हैं और लोग पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में बेड्स की किल्लत के कारण भाग रहे हैं, मर रहे हैं। क्या बड़ा प्रश्न निर्माण नहीं होता कि क्या ये बड़ी संभावना नहीं है, जिस तरह के हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, कि 1,000-2,000 रुपये का शायद बेड है, बड़े से उसका बिल दिखा दिया होगा, अपना पैसा कमा लिया, छाप लिया, स्कैम हो गया और आज वो बंद पड़ा है। दूर उसके बाद तीसरा सवाल कि जितनी फैसिलिटीज बनी थी इनका कोई डेटाबेस तैयार किया था? क्योंकि आज जब मैं वेबसाइट पे जाकर देख रहा हूँ, मेरे कोई परिजन बीमार पड़ गए, मुझे कोविड हो गया था, कहाँ जाना है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ बेड्स हैं, कोई डेटा नहीं है आपके पास। जिस तरह से आपने वैक्सीन के लिए कोविन ऐप बनाई, क्या इसी प्रकार से आप कोई ऐप बना सकते थे? आज आप कोविन ऐप में भी तो ढूंढ रहे हैं ना भाई, टीकाकरण कहाँ हो रहा है, टीकाकरण भी नहीं हो रहा, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ नहीं है, पहली डोज यहाँ ले ली, सेकंड डोज में शायद यहाँ से 10 किलोमीटर जाके गाँव में ले लूँ। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। क्या हम ये नहीं कर रहे हैं? तो क्या इसको करने का कोई मैनेजमेंट सरकार के पास था या उन्होंने किया, कोई संज्ञान लिया? क्या उन्हें मेंटेन किया? क्या आज अब आपके पास, मेरे पास कोई सहूलियत, कोई इन्फॉर्मेशन है? हमें छोड़िए, प्रशासन के पास है जो खुद ही चली, हमसे शेयर नहीं किया तो सर्वर में देख के बता दे भाई इतने हमने बेड्स पिछले साल कन्वर्ट किए थे, तो ये था हमारा डेटा, आज इसके आधार पर हमारे पास इतने बेड्स तो होने चाहिए। आज हम वापस से वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। सो दैट मीन्स क्या हम सब ने मिलकर वो 500-600 एमपी और कुछ अपने जितने अपने अपने राज्यों में 200, 150, 100, 50, 30 के बराबर जो हमारे एमएलए होते हैं या हमारे नगर सेवक होते हैं, क्या इन सबको मिलके हमने अपना जीवन बिल्कुल आउटसोर्स कर दिया है? जी आपको जो जिया है करो, जो मर्जी आए करो आप हमारे साथ। हमें इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने होंगे कि भारत सरकार खास तौर से जिसकी जिम्मेदारी थी नेशनल डिजास्टर एक्ट लगाने के बाद, क्या वे बता सकती है जुलाई के महीने से अब तक कितनी बैठकें हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, कोविड को लेकर कितनी चर्चा हुई, कितनी विमर्श, कितना मत्थाफोड़ी हुई? उसके ऊपर कोई कागज़ पर्चा समक्ष रख सकते हैं मीडियम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि ये सारे प्रबंध किए जा चुके थे, लेकिन ये लहर इतनी घातक है कि इन प्रबंधों के बाद भी, सारे प्रबंधनों के बाद भी हम फेल हो गए। कैन दे डू दैट? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्या हम राज्य सरकारों से अपेक्षित कर सकते हैं वो हमारे पास कोई डेटा, कोई फिगर दे सकें कि हमने सारे प्रबंध किए थे? क्या हमें पता था हमारे पास ऑक्सीजन की दिक्कत पिछले साल भी हुई थी, हमने इतना निर्यात क्यों कर दिया? कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी है क्या?
ये मैं मेरा चौथा सवाल। पांचवा सवाल, क्या भारत सरकार ने कितने लोगों को कितने समय में वैक्सीन देनी है, शुरू में एक बहुत बड़ा एक पूरा एक तरह का एक इवेंट बनाया, लेकिन क्या आज क्रमबद्ध तरीके से मैं जाऊं तो मुझे वेबसाइट तक पे कोई टैबलेटेड डेटा मिल सकता है कि कितने चरणों में कितनी कितनी वैक्सीन हमें आनी चाहिए थी, वो आई क्या या नहीं आई? क्योंकि आज जब हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर है केंद्र सरकार के बोलते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है, ये झूठ है कि वैक्सीन की कमी है, तो क्या राज्य सरकारें, सारी राज्य सरकारें, वो पंजाब हो कि महाराष्ट्र हो कि दिल्ली हो कि उत्तर प्रदेश हो कि मतलब जितनी कर्नाटक हो, सारी राज्य सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कि ना हो, सब जगह जहां वैक्सीन की कमी है, जहां सेंटर्स पर 1 मई से वैक्सीन लगनी शुरू हुई, जब वैक्सीन नहीं मिली, तो क्या ये सारी राज्य सरकारें मिलकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विरोध में षड्यंत्र रचकर पूरे देश को, अपने नागरिकों को, अपने राज्य के नागरिकों को गुमराह कर रही हैं? क्या केंद्र सरकार बाहर आकर ये बोल सकती है कि सारे राज्य, सारे चीफ मिनिस्टर झूठे हैं और हम सच्चे हैं? क्या कोई डेटा के आधार पर प्रमाणित आप कर सकते हो? कोई तो आपका रिजल्ट होगा ना। बट इफ यू हैव नॉट डन दैट, हैव यू नॉट फेल्ड टेरिबली? क्या ये लोग, क्या ये सरकारें आकर जिम्मेदारी लेंगी जिन लोगों की कोरोना के इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो गई? वह हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। हम पैर पकड़कर उन लोगों के परिवार वालों से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। क्या वह उनका एक अलग डेटाबेस बनाकर टेबल के माध्यम से जारी करेगी कि कोरोना से जूझते हुए, इलाज मिलते हुए जो लोग कोरोना की महामारी को नहीं झेल पाए, जिनका शरीर इस बीमारी से टूट गया, जिनकी मृत्यु हुई, वो कोरोना से मरे, और जिनको कोरोना का इलाज का अभाव हुआ, उनकी मृत्यु की जवाबदेही भारत सरकार की, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकारों की है? क्यों ये मांग गलत है? क्या ये आप पर मुझे सोचना होगा, क्योंकि अगर हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर हमें ये प्रश्न बेफिजूल के लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये एहसास ज़रूर होने शुरू हो रहा है कि क्या ये जितने राजनीतिक दल हैं, क्या ये हमारे समाज का प्रतिबिंब है? क्या हमारा समाज इन्हीं की तरह खोखला, गैर संवेदनशील, गैर जिम्मेदार हो गया है? क्या आपको और मुझे बाजू में मरते हुए आदमी की पीड़ा को देखकर कोई दर्द, तकलीफ नहीं होती है? क्या हम उस स्थिति तक आ गए हैं कि जब तक मेरे दरवाजे पे समस्या नहीं आएगी मैं आगे क्यों जाऊं? या फिर होने के बाद भी अगर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या पूरा समाज, हम देश, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्या हम बिल्कुल बेवकूफ़ हो गए हैं? क्या हम सम्मोहित हो गए हैं? क्या हमें कोई सेंस नहीं रह गई? क्या हमें पीड़ा और अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर दिखना बंद हो गया है? इफ़ दैट इज़ येस, बहुत गंभीर परिणाम होंगे और हम बहुत गंभीर स्थिति में एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर आ जाकर खड़े हो गए हैं। बट क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या हमें इससे बाहर निकलना है? ये प्रश्न हमें ढूंढना है, इसका जवाब इस प्रश्न का हमें ढूंढना है। क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? ये सरकारें अगर हमें विफल कर देंगी तो भी क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? और वो कैसे निकलेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड इट डेफिनेटली हैज़ एन आंसर इन येस। मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली भरोसा है कि ये 100, 200, 500 एमएलए, एमपी, हमारे जिन लोगों को हमने प्रतिनिधि बनाया था, जो अपने आप को हमारा नेता और हमारे जीवन को कंट्रोल करने के लिए समझ बैठे हैं, डेफिनेटली ये हमारे नेता या हमें लीडरशिप तो नहीं दे सकते, ये हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं मरूंगा या जीऊँगा। इसका जवाब हमारे पास है और सोल्यूशन भी है। मैं अगले वीडियो में आपसे सोल्यूशंस शेयर करने वाला हूँ कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ समाज क्या कुछ कर सकते हैं कि इस त्रासदी को रोका जा सके और तीसरी वेव, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट तीसरी वेव में ये वापस ड्रामा रचा जाएगा और हम वापस इसी के शिकार होंगे। क्या हम इससे बच सकते हैं? दैट मीन्स क्या हमारे प्रबंध बेटर हो सकते हैं? क्या समाज के तौर पर हम ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं? और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, क्या वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में सबको तब तक लग जानी चाहिए, उसका प्रबंध डेफिनेटली हुआ जाना चाहिए? इनके हम जवाब ढूंढेंगे अगले वीडियो में। याद रखिएगा, अगर समय पे हमने अपने आप को नहीं जगाया तो बहुत विकट परिस्थिति और बढ़ने वाली है। डरिए मत, घबराइए मत, चेतना को जगाइए।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आज नहीं जागे तो कभी जाग ही ना पाएं। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।